हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव एंड आज जो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं अपने नीट क्रैश कोर्स का सेकंड लेक्चर, वो पूरी तरह से बेस्ड होगा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर। एक कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हम मेनली फोकस करेंगे पॉलीसेकेराइड्स को, क्योंकि हम जानते हैं कि एनसीईआरटी ने कार्बोहाइड्रेट को डिटेल में अगर कहीं बताया है तो वो पॉलीसेकेराइड्स पर फोकस करके बताया है, और ज़्यादातर क्वेश्चंस भी पॉलीसेकेराइड्स से ही आते हैं। एंड सेकंड जो हमारा आज का डिस्कशन होगा वो है अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, और हम जानते हैं कि अमीनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन्स की मोनोमर यूनिट्स हैं, एकलक इकाइयाँ हैं, और ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें मेनली हम फोकस करेंगे किस पर, पॉलीसेकेराइड्स पर, एंड सेकंड हम जो डिस्कशन करेंगे आपसे वो अमीनो एसिड्स पर एंड प्रोटीन्स पर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको बताना। कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि आप जानते हैं, नाम में ही समझ में आ रहा है, कार्बन के हाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जब आप नाम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है ये कार्बन के हाइड्रेट्स हैं। डेफिनेशंस को लेकर जब हम बात करते हैं तो बहुत से बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने कंपाउंड्स हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने कंपाउंड्स हैं। लेकिन ये जो डेफिनेशन है कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बने कंपाउंड्स हैं, ये ज़्यादा एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रखते हैं। चाहे आप लिपिड्स की बात करें, चाहे आप अमीनो एसिड्स की बात करें, आपको वहां पर भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखने को मिल जाएगा। तो दिस इज नॉट एग्जैक्ट डेफिनेशन। आप ऐसी डेफिनेशन को लेकर कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित नहीं कर सकते। अब कुछ ऐसा भी हमें देखने को मिलता है कि कई लिटरेचर्स में लिखा होता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:2 अगर 1 है तो ऐसे कंपाउंड जो हैं उनको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो बच्चों, ये मुझे लगता है डेफिनेशन भी एग्जैक्टली कोई एक्सक्लूसिव डेफिनेशन नहीं हो सकती कार्बोहाइड्रेट के लिए, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर अनुपात 1:2:1 है, 1:2:1, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट ही हो। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ फॉर्मेल्डिहाइड का, HCHO। आप सभी ने केमिस्ट्री में ये नाम पढ़ा होगा। फॉर्मेल्डिहाइड में भी अगर आप देखेंगे तो एक कार्बन है, हाइड्रोजन की बात करें तो 2 हैं, और ऑक्सीजन की बात करें तो 1 है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से तो फॉर्मेल्डिहाइड में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:2:1 है। तो क्या फॉर्मेल्डिहाइड को हम कार्बोहाइड्रेट मान लेंगे? तो मुझे लगता है ये डेफिनेशन भी एग्जैक्टली सही नहीं है, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए आखिर एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी जो केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट को ही परिभाषित करे? तो बहुत सिंपल है। आप कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ये प्रकाशीय रूप से सक्रिय हैं, और ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के डेरिवेटिव्स हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो सबसे ज़्यादा सर्वसम्मत एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो केवल इतनी है कि कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे यौगिक हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के डेरिवेटिव्स होते हैं। आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट को हम लोग जनरल फॉर्मूले से भी कई बार परिभाषित करते हैं। पहले हम ये जान लें कि कार्बोहाइड्रेट जो है उनकी कितने डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को जनरली हम 4 डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाइड करते हैं। मोनोसैकेराइड्स भी बोला जाता है इनको, यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो सिंपल शुगर हैं, जिनको और ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में हाइड्रोलाइज करना पॉसिबल नहीं है, इनको आप जल अपघटित और ज़्यादा सिंपल फॉर्म में नहीं कर सकते, तो आप उनको मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हम डाइसैकेराइड्स कहते हैं, वो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं
जिनका जल अपघटन करने पर, जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर आपको 2 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल ऑब्टेन होते हैं। कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट हैं जिनको हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। जनरली इनको ऐसे डिफाइन किया जाता है कि इनका हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें 2 से ज़्यादा और 10 से कम मोनोसैकेराइड यूनिट जो है वो प्राप्त होती हैं। और 4th नंबर पर पॉलीसैकेराइड्स में इनको हम क्लासिफाइड करते हैं। एंड पॉलीसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनका अगर आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो आपको इनका हाइड्रोलाइसिस करने पर बहुत सारी यानी 10 से ज़्यादा और उससे कई ज़्यादा यानी थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स जो मॉलिक्यूल्स हैं या मोनोमेरिक यूनिट्स हैं वो प्राप्त हो सकती हैं। तो मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ये 4 मैन क्लासिफाइड किए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट कैटेगरीज में। और अगर कभी नीट में क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट पर आता है तो देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं ये चीज, क्वेश्चन ज्यादातर पॉलीसैकेराइड्स पर होते हैं क्योंकि हमारी एनसीईआरटी ने कार्बोहाइड्रेट्स में केवल पॉलीसैकेराइड्स को ही बताने पर जोर दिया है। हालांकि मोनोसैकेराइड्स के कुछ स्ट्रक्चर्स एनसीईआरटी ने दिए हैं, जैसे कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को हमें जानना पड़ेगा, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को हमें जानना होगा। तो ये बात अलग है कि मोनोसैकेराइड्स को समझे बिना हम पॉलीसैकेराइड्स को नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चंस है या क्वेश्चन ओरिएंटेड इनमें से जो एक क्लासिफिकेशन है वो पॉलीसैकेराइड्स है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होगा। पॉलीसैकेराइड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कार्बोहाइड्रेट जब भी आप पढ़ें तो आप मोनोसैकेराइड जरूर पढ़ें क्योंकि मोनोसैकेराइड्स को पढ़ने के बिना आप पॉलीसैकेराइड्स को नहीं समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप मोनोसैकेराइड्स को पढ़ रहे हैं कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए, इसमें आप स्पेशली किसको पढ़ें, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को, इसके रिंग स्ट्रक्चर को पढ़ें, कैसे ग्लूकोज के डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइनिंग करते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाकर, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहाँ होती है, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहाँ होती है, अल्फा ग्लूकोज क्या है, बीटा ग्लूकोज क्या है, एनोमर ऑफ ग्लूकोज क्या है, एपीमर ऑफ ग्लूकोज क्या है, ये चीजें आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है। और फाइनली हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। तो एक स्ट्रक्चर यहां पर आपको दिख रहा है, आप बड़े ध्यान से देखें, ये मैंने एक यहां पर स्ट्रक्चर यहां पर बना रखा है। ये एक ग्लूकोज का सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर है। हम सभी जानते हैं कि ग्लूकोज का जो जनरल फॉर्मूला है C6H12O6, फ्रक्टोज का भी जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है C6H12O6। फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस है, दोनों ही मोनोसैकेराइड्स हैं, दोनों के ही जनरल फॉर्मूले में C6H12O6 आता है। फिर दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप याद रखें इन दोनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि सबसे पहले जब हम ग्लूकोज के जनरल स्ट्रक्चर को बनाते हैं, एक लीनियर स्ट्रक्चर को बनाते हैं, तो उसमें ये कार्बन नंबर 1 होता है, ये कार्बन नंबर 2, दिस इज 3, 4, 5 एंड 6। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हमेशा याद रखें कार्बन नंबर 1 पर जो ग्लूकोज है वो एल्डिहाइड ग्रुप रखता है, इसलिए हम ग्लूकोज को एल्डोज शुगर भी कह सकते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि एल्डोज शुगर क्या है, तो आप कहेंगे ग्लूकोज जो है वो एक एल्डोज शुगर का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि ये अपने कार्बन नंबर 1 पर एल्डिहाइड ग्रुप रखता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रखता है, इसलिए हम कह सकते हैं ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बाद जब हम फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें कार्बन नंबर 1 ये है, कार्बन नंबर 2 ये है, कार्बन नंबर 3 ये है, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। फ्रक्टोज अपने कार्बन नंबर 2 पर कीटोन ग्रुप रखता है और कार्बन नंबर 2 पर कीटोन ग्रुप होने की वजह से इसको यानी कि फ्रक्टोज को हम कीटोज शुगर कहते हैं। तो अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में कि कीटोज शुगर क्या है, तो आप बता सकते हैं फ्रक्टोज एक कीटोज शुगर है, क्योंकि ऐसे कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स जो फंक्शनल ग्रुप कीटोन रखते हैं वो कीटोज शुगर हैं, जो एल्डिहाइड रखते हैं वो एल्डोज शुगर हैं।
आपको आगे मालूम चलेगा कि ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल अपने आप को पॉलीमराइज करते हैं, बहुलक बनाते हैं, और इनके पॉलीमर को हम वेरियस नामों से जानते हैं। ग्लाइकोजिन भी ग्लूकोज का पॉलीमर है, स्टार्च भी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है, सेल्यूलोज भी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है। यानी कि मोस्ट ऑफ द फंक्शनल पॉलीसेकेराइड्स जो कि लिविंग्स में आपको देखने को मिलेंगे, दे आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्रक्टोज कोई पॉलीमर नहीं बनाता, फ्रक्टोज भी पॉलीमर बनाते हैं, और फ्रक्टोज के पॉलीमराइजेशन से बनने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर का नाम है इन्यूलिन। और आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इन्यूलिन जो है वो फ्रक्टोज का एक पॉलीमर है जो आपको डहलिया प्लांट्स की रूट में देखा जा सकता है। यानी कि इसकी प्रेजेंस जो पाई जाती है इन्यूलिन नाम के पॉलीसेकेराइड की, वो डहलिया प्लांट्स के रूट्स में होती है। और मॉडर्न टाइम में हम इन्यूलिन का यूज रीनल फंक्शनिंग को डिटरमाइन करने में भी करते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को अगर आपको डायग्नोस करना है किसी पेशेंट में, तो इन्यूलिन टेस्ट किया जाता है। इसके बारे में अधिक जानकारी मैं आपको अपने आगे के लेक्चर में देता हूं। यहां पर अब मैंने दो स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, और हमारा जो बेसिक मोटिव है वो केवल ये जानना है कि व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन, हम यहां जानेंगे कि आखिर मेन डिफरेंस क्या है अल्फा और बीटा ग्लूकोज में। अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के बीच में क्या मेन डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर, जनरली हावर्थ ने ये स्ट्रक्चर्स को डिटरमाइन किया था, रिप्रेजेंट किया था। ये अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर जो दिखा रहा हूं मैं वो बीटा ग्लूकोज का है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आप जब ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर आपको दिखाई देंगे, पर जो मेन डिफरेंस है वो आप देखेंगे कार्बन नंबर 1 पर है। ये आप देखेंगे दिस इज द कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1 है, और यहां पर बीटा ग्लूकोज में भी ये कार्बन नंबर 1 है। अगर मान लीजिए कि किसी ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 1 पर जो OH ग्रुप की पोजीशन है वो एक्सियल डाउन है, अगर कार्बन नंबर 1 पर OH ग्रुप की पोजीशन जो आप देख रहे हैं वो एक्सियल डाउन है, नीचे की ओर है OH ग्रुप, और H ग्रुप कहां पर है, ऊपर, तो ऐसे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को हम अल्फा ग्लूकोज कहते हैं। अल्फा ग्लूकोज का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि कार्बन नंबर 1 इज द एनोमर कार्बन, इसको हम क्या मानते हैं, एनोमर कार्बन। और अगर एनोमर कार्बन पर OH ग्रुप एक्सियल डाउन है तो आप ऐसे ग्लूकोज को अल्फा ग्लूकोज कह सकते हैं। जबकि बीटा ग्लूकोज में आप देखेंगे अपोजिट होगा कि कार्बन नंबर 1 पर जो OH की पोजीशन है वो एक्सियल अप होगी। तो बीटा ग्लूकोज की जब हम बात करते हैं तो कार्बन नंबर जो 1 है उस पर एक्सियल अप पोजीशन पर क्या है, OH ग्रुप। और अगर कार्बन नंबर 1 पर OH ग्रुप की पोजीशन एक्सियल अप है तो ऐसी कंडीशन में आप ग्लूकोज के उस रिंग स्ट्रक्चर को बीटा ग्लूकोज कह सकते हैं। और यहां पर भी कार्बन नंबर 1 क्या है, एनोमर कार्बन है। तो एनोमर कार्बन क्या होते हैं, तो मैं इतना बता सकता हूं आपको फिलहाल कि एनोमर कार्बन जो है बेसिकली वो स्टीरियो सेंटर माने जाते हैं, और अगर उन पर OH ग्रुप की पोजीशन एक्सियल डाउन है तो वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अल्फा ग्लूकोज है, और अगर एक्सियल अप है तो वो बीटा ग्लूकोज है। आपको केवल बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखना है कि अगर आपके सामने दो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से अल्फा ग्लूकोज कौन सा है, बीटा ग्लूकोज कौन सा है, तो आप OH की पोजीशन देखें, अगर वो नीचे है एक्सियल डाउन तो वो अल्फा ग्लूकोज है, और अगर वो एक्सियल अप है तो वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बीटा ग्लूकोज माना जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अल्फा और बीटा ग्लूकोज क्या है, तो आप बोलेंगे ये एक दूसरे के एनोमर हैं। अल्फा और बीटा ग्लूकोज एक दूसरे के क्या है, एनोमर हैं। एपीमर क्या होते हैं, तो कार्बन नंबर 2, 3 और 4, इनमें आप पोजीशन देखेंगे H की और OH की, तो आप अगर इस पोजीशन को चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैं एक अल्फा ग्लूकोज ले रहा हूं और उसमें OH की पोजीशन जो 2nd नंबर पर है उसको एक्सियल डाउन से अप कर दूं, तो यही स्ट्रक्चर जो है वो अल्फा मैनोस का स्ट्रक्चर बन जाएगा।
और यहां पर अगर मैं OH को ऊपर कर दूं और H को नीचे कर दूं सेकेंड नंबर कार्बन पर बीटा ग्लूकोज में, तो वो बीटा मैनोज का स्ट्रक्चर बन जाएगा। यानी कि मैनोज एक मोनोसैकेराइड शुगर का एग्जाम्पल है और ये ग्लूकोज का क्या है, एपीमर है। सिमिलरली अगर कार्बन नंबर 3 पर मैं बाकी पोजीशंस को एज इट इज रहने देता हूं, कार्बन नंबर 3 पर एक्सियल अप है OH, अगर इसको एक्सियल डाउन कर दूं तो ये अल्फा गैलेक्टोज बन जाएगा। और अगर मैं यहां पर OH की पोजीशन को नीचे कर दूं और H की पोजीशन को ऊपर कर दूं तो ये बीटा गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर यहां पर आपका तैयार हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि अगर कार्बन नंबर 1 पर OH की पोजीशन को हम चेंज करते हैं तो हम अल्फा और बीटा ग्लूकोज ऑब्टेन कर सकते हैं। ग्लूकोज से ही हम गैलेक्टोज और मैनोज जैसी मोनोसैकेराइड शुगर ऑब्टेन कर सकते हैं, बस कंडीशन ये होगी कि आपको सेकेंड नंबर कार्बन पर, जो कि एपीमर कार्बन है, अगर आप OH की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो आप मैनोज ऑब्टेन कर सकते हैं, और अगर आप थर्ड नंबर कार्बन पर चेंज कर रहे हैं पोजीशन OH की तो आप गैलेक्टोज ऑब्टेन कर सकते हैं। गैलेक्टोज को हम जनरली ब्रेन शुगर भी कहते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं, गैलेक्टोज ब्रेन शुगर भी कहलाता है। और ये कभी भी फ्री फॉर्म में हमारी बॉडी में नहीं पाया जाता, इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। अब हम बात करते हैं कि मोनोसैकेराइड्स क्या हैं। ये हम समझ चुके हैं कि जब भी हम किसी शुगर को मोनोसैकेराइड्स कहते हैं तो उसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज़, मोनोसैकेराइड शुगर ऐसा नहीं है हमेशा हेक्सोज शुगर हो, वो 6 कार्बन की बनी हो जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज। मोनोसैकेराइड शुगर ट्राइओज भी हो सकती हैं, टेट्रोज भी हो सकती हैं, पेंटोज भी हो सकती हैं, हेक्सोज भी हो सकती हैं, यहां तक कि हेप्टोज भी हो सकती हैं। तो जितनी भी मोनोसैकेराइड शुगर नेचर में है उनमें से जो मोस्ट कॉमन मोनोसैकेराइड शुगर हम पढ़ते हैं अपने एग्जाम के लिए, वो या तो 5 कार्बन वाली मोनोसैकेराइड शुगर है या 6 कार्बन वाली, और इनके एग्जाम्पल भी हमें याद होना बहुत ज़रूरी है। 5 कार्बन वाली जो कह सकते हैं मोनोसैकेराइड शुगर्स हैं उनको जनरली हम पेंटोज कह सकते हैं। ये 5 कार्बन वाली शुगर है और इनके 2 एग्जाम्पल हैं जो सर्वसम्मत हैं, बहुत पॉपुलर हैं। एक राइबोज शुगर, ये भी C5H10O5 से रिप्रेजेंट की जाती है और आरएनए में प्रेजेंट होती है जैसा कि आप देख रहे हैं। जबकि डीऑक्सी राइबोज शुगर की जो खासियत होती है उसमें हमेशा एक ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है और इसलिए इसका जो फॉर्मूला हम लिखते हैं C5H10O4, यानी यहां पर एक ऑक्सीजन क्या है, डेफिशिएंट है, और ये शुगर डीएनए में पाई जाती है। शायद डीएनए में डीऑक्सीराइबो शुगर की प्रेजेंस की वजह से ही डीएनए का नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड पड़ा और आरएनए में राइबो शुगर की प्रेजेंस की वजह से आरएनए का नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड पड़ा। तो ये आप समझ चुके हैं। 6 कार्बन शुगर की जब हम बात करते हैं तो हम उसको हेक्सोज शुगर कहते हैं और हेक्सोज शुगर के आपको एग्जाम्पल याद होने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि हेक्सोज जो शुगर है वो जनरली आप देखेंगे तो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लेकिन ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अलावा हेक्सोज शुगर के और भी एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि मैनोज, जैसे कि गैलेक्टोज, जैसे कि रैमनोज। तो हम ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्पल को याद रख सकते हैं एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक से। यहां पर मैं एक आपको ट्रिक दे रहा हूं, रमा का गला ग्लूकोज के लिए फ्री। ये एक ट्रिक है, फनी सी ट्रिक है जिससे आप जितनी भी हेक्सोज शुगर्स हैं उनके नाम याद रख सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जिनमें आपसे ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी ऐसी मोनोसैकेराइड शुगर है जो 6 कार्बन वाली नहीं है या वो 6 कार्बन वाली शुगर है। तो आपको जब ऐसी सभी मोनोसैकेराइड शुगर्स के नाम याद होंगे जो 6 कार्बन वाली शुगर हैं, हेक्सोज शुगर हैं, तो आप बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि रमा के गला में RA फॉर रैमनोज, यहां पर आपको रमा के RA से याद रखना है रैमनोज, ठीक है। उसके बाद आप याद रखें कि MA से आपको याद रखना है मैनोज, जो मैंने अभी अभी बताया कि ग्लूकोज का एपीमर है मैनोज और कार्बन नंबर 2 को एपीमर कार्बन माना जाता है। उस पर अगर OH की पोजीशन जो ग्लूकोज में है अगर उसकी अपोजिट कर दी जाए तो मैनोज शुगर ऑब्टेन हो जाएगी। इसके बाद आपको नाम याद रखना है, गला से गैलेक्टोज, देन ग्लूकोज से आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्लूकोज का मीनिंग यहां पर एग्जैक्ट ग्लूकोज ही है।
एंड फ्री से आपको याद रखना है फ्रक्टोज। रिलैक्स रहिए बिल्कुल। तो रैमनोज एक हो गया, मैनोज दूसरा हो गया, गैलेक्टोज तीसरा एग्जाम्पल हो गया, ग्लूकोज चौथा एग्जाम्पल हो गया, फ्रक्टोज पांचवा एग्जाम्पल हो गया। तो ये 5 एग्जाम्पल मैंने आपको याद कराया यहां पर, जो हेक्सो शुगर के हैं, 6 कार्बन वाली शुगर के हैं। और आपको याद रखना है कि ये पांचों शुगर 6 कार्बन वाली शुगर हैं। इनमें से आपको अगर ये पूछा जाता है एक बड़े डिफिकल्ट से क्वेश्चन में कि इनमें से ऐसी कौन सी मोनोसेक्राइड हेक्सो शुगर है जिसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी पाई जाती है, यानी कि जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C6H12O5 से, तो आप आंसर दे सकते हैं रैमनोज। जितनी भी ये हेक्सो शुगर है उन सभी के जनरल फॉर्मूला C6H12O6 ही है, लेकिन एक ऐसी शुगर यहां पर है रैमनोज, जो आपने बहुत रेयरली नाम सुना होगा, जिसमें कि कार्बन 6 होते हैं, हाइड्रोजन 12, लेकिन ऑक्सीजन एक डेफिशिएंट होता है। और इसलिए इसको हम कंपैरेटिवली किससे स्टडी कर सकते हैं, इसका कंपैरिजन हम किससे कर सकते हैं, तो डीऑक्सीराइबोज से कर सकते हैं। तो 5 कार्बन वाली शुगर जिसमें ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है, तो आपका आंसर होगा डीऑक्सीराइबोज। फिर आपसे पूछा जाएगा 6 कार्बन वाली शुगर जिसमें ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो, तो आपका आंसर हो सकता है रैमनोज। ओके, तो यहां पर मैं आपको ऐसी भी चीजें बताता जा रहा हूं जो कि क्वेश्चन ओरिएंटेड है। अब हम आ सकते हैं पॉलीसैकेराइड्स पर। देखिए डाइसैकेराइड्स भी होते हैं, ऑलिगोसैकेराइड्स भी होते हैं। डाइसैकेराइड्स के भी एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे जहां जहां हमें मौका मिलेगा। आप इसके एग्जाम्पल फिर भी अगर याद रखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज आता है, लैक्टोज आता है, माल्टोज आता है। तो ये मेनली मोस्ट पॉपुलर डाइसैकेराइड है। मैंने बोला क्या, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ठीक है ना। इसके अलावा एक और डाइसैकेराइड भी होता है जो थोड़ा सा रेयर नाम है, ट्रेहलोज। तो आप एटलीस्ट 3 डाइसैकेराइड्स के नाम याद रखें। अगर आपको पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा शुगर या कौन सा कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड्स का एग्जाम्पल है, तो आप एटलीस्ट 3 नाम याद रखें। वहां पर आप इजीली इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 मैंने क्या नाम बोला, लैक्टोज। देखिए सेकेंड नंबर पर क्या बोला मैंने, माल्टोज। और थर्ड नंबर पर मैंने आपसे क्या बोला, लैक्टोज, ठीक है ना। तो लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज, ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, देखिए अगर मान लीजिए ये ग्लूकोज है, तो ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज के जब मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, इनकी संख्या कितनी हो सकती है, थाउजेंड्स हो सकते हैं, ये 30,000 तक हो सकते हैं, ये 60,000 तक हो सकते हैं। आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़कर पॉलीसैकेराइड्स को बनाते हैं। आप सिंपल याद रखें, थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मिलकर पॉलीसैकेराइड्स को बनाते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये किस बॉन्ड से आपस में ज्वाइन होते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। तो हमेशा किसी भी पॉलीसैकेराइड में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लूकोज के दूसरे मॉलिक्यूल से या कोई भी मोनोसैकेराइड अनदर मोनोसैकेराइड से जब जुड़ता है, तो उस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का मतलब होगा कि जब कोई ग्लूकोज ग्लूकोज से जुड़े या कोई भी शुगर शुगर से जुड़े तो ही ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बने। हर उस बॉन्ड को आप ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कह सकते हैं जिसमें कोई भी शुगर अगर शुगर से जुड़ रही है तो भी वो ग्लाइकोसाइडिक है। पर अगर कोई शुगर नॉन कार्बोहाइड्रेट के साथ, यानी कि किसी ऐसे कंपाउंड के साथ जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है और वो बॉन्ड बना रही है, तो भी आप टर्म यूज कर सकते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। आपको एक बहुत जीता जागता एग्जांपल मैं देने वाला हूं। आप जब डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो डीएनए के मोनोमर्स होते हैं, जिसमें नाइट्रोजनस बेस होता है जो जुड़ता है एक 5 कार्बन वाली शुगर से जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस। और डीऑक्सीराइबोस जो है वो फॉस्फोरिक एसिड के साथ क्या बनाती है, बॉन्ड। तो आप जब भी देखेंगे कि डीएनए का एक जो न्यूक्लियोटाइड है या किसी भी न्यूक्लिक एसिड का जो एक न्यूक्लियोटाइड है, आरएनए का भी हो सकता है, तो उसमें शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ जो बॉन्ड बनाती है, तो वहां पर उस बॉन्ड को भी हम क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो भाई ये क्या मैटर है,
अभी मैं यहाँ पर भी बोल रहा हूँ कि शुगर के बीच में, शुगर अगर बॉन्ड बना रही है शुगर के साथ, तो उसको भी मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूक्लियोटाइड्स में एक नाइट्रोजनस बेस जो नॉन कार्बोहाइड्रेट है, भाई ये कार्बोहाइड्रेट तो है नहीं, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि ये नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है ना, जो प्यूरिन पायरिमिडीन हो सकते हैं। अगर ये शुगर के साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो इसको भी मैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कह रहा हूँ। तो एक्चुअली में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन सकता है किसी शुगर और शुगर के बीच में भी। एंड अगर कोई शुगर नॉन शुगर के साथ या नॉन कार्बोहाइड्रेट के साथ बॉन्ड बना रही है तो आप उसको भी टर्म यूज करते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगर वो नॉन शुगर कंपाउंड नाइट्रोजनस बेस है तो आप नाम यूज करते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए पॉलीसैकेराइड्स जितने भी इस नेचर में हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं या प्लांट्स में पाए जाते हैं, उन सभी में एक कॉमन सी चीज ये है कि दे आर पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। और मोस्ट ऑफ द पॉलीसैकेराइड्स में जो आप देखेंगे मोनोमर यूनिट्स है वो ग्लूकोज है। तो यहां पर ये इंटरप्रिटेशन में निकाल सकता हूं कि पॉलीसैकेराइड्स जो हैं वो मोनोसैकेराइड्स के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, नंबर वन। एंड सेकंड चीज कि अगर पॉलीसैकेराइड्स का आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स ऑब्टेन हो सकते हैं, पॉइंट नंबर टू। लेकिन तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपसे बोली कि अगर कोई भी शुगर किसी अनादर शुगर के साथ बॉन्ड बना रहा है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में कोई एक मोनोसैकेराइड किसी अनादर मोनोसैकेराइड के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो उस बॉन्ड को आप क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड शुगर शुगर के बीच भी बन सकते हैं और शुगर और नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड के बीच भी बन सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने किसका दिया, न्यूक्लियोटाइड्स का। अब मैं देखूं कि पॉलीसैकेराइड्स कितने प्रकार के एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। तो पहला स्टार्च, दूसरा सेल्यूलोज, तीसरा ग्लाइकोजन, चौथा इन्यूलिन और पांचवा काइटिन। इन पांचों एग्जाम्पल के बारे में आपको मैं सिंप्लीफाइड कर देता हूं। देखिए इनमें से कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें आप देखेंगे कि इस प्रकार से मोनोसैकेराइड्स की यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर इस प्रकार से लीनियरली एक के बाद एक मोनोसैकेराइड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो हमेशा याद रखिए वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो लीनियर चेन के बीच में आपको मिलेगा, यानी कि एक लीनियर चेन अगर यहां पर मैं बना रहा हूं बहुत सारे ग्लूकोज को जोड़कर, तो एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से अगर लीनियरली ज्वाइन हो रहा है, लीनियरली मतलब आप समझते हैं रेखीय रूप से, तो वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हमेशा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाता है। क्यों कहलाता है वो मैं आपको समझाता हूं थोड़ी सी देर में। लेकिन अगर किसी कार्बोहाइड्रेट्स में या पॉलीसैकेराइड्स में आप देख रहे हैं कि वो ब्रांचिंग कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये कि उसमें जो लीनियर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं उनमें से किसी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कोई अनदर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रांचिंग करके जुड़ जाता है और इस प्रकार से फिर अगेन बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लीनियरली अरेंज हो जाते हैं, तो मैं इस सेगमेंट को ब्रांच्ड बोल सकता हूं, यानी कि ये पर्टिकुलर यहां पर क्या हो रहा है, ब्रांचिंग हो रही है। तो जब भी ब्रांचिंग होती है तो ब्रांचिंग के लिए हमेशा आप देखेंगे कि जहां पर ब्रांचिंग स्टार्ट हो रही है, यानी कि लीनियरली जुड़ने वाला ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रांचिंग करने वाले इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ जो बॉन्ड बना रहा है इसको आप हमेशा क्या कहेंगे, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। देखिए ये सब चीजें समझना आपको पड़ेंगी, क्रैश कोर्स हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं और हमें बहुत फास्टली आगे बढ़ना है। आप बस इतना याद रखें कि अगर कोई भी पॉलीसैकेराइड लीनियर पॉलीसैकेराइड है, रेखीय पॉलीसैकेराइड है, तो उसमें हमेशा आपको 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मिलेंगे। पर अगर कोई भी पॉलीसैकेराइड ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है, अभी नहीं मालूम मुझे इनमें से कितने ऐसे पॉलीसैकेराइड हैं जो ब्रांचिंग करते हैं, कितने पॉलीसैकेराइड्स हैं जो ब्रांचिंग नहीं कर रहे हैं, लीनियर हैं, पर जो भी अगर ब्रांचिंग कर रहा है तो वो ब्रांचिंग करने वाले पॉलीसैकेराइड्स में 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। तो जो पॉलीसैकेराइड ब्रांच्ड हैं उनमें 1,4 और 1,6 दोनों ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं, पर ऐसे पॉलीसैकेराइड्स जो कि लीनियर हैं, ब्रांचिंग नहीं करते हैं, उनमें केवल 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या लिंकेज प्रेजेंट होती है। अब हमें ये आगे सीखना है क्योंकि क्वेश्चंस आपके सामने ऐसे आने वाले हैं कि इनमें से कौन सा पॉलीसैकेराइड है। फॉर एग्जांपल मैं स्टार्च का एग्जांपल ले लूं, आपसे पूछा जाएगा स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है और उसमें किस टाइप के ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, अल्फा ग्लूकोज होता है, बीटा ग्लूकोज होता है,
ठीक है ना, आपसे पूछा जा सकता है इसमें अल्फा मैनोज होता है या बीटा फ्रक्टोज होता है, ऐसे कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वहां पर पहले आपको मालूम होना चाहिए कि स्टार्च पर्टिकुलरली किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का है या नहीं है। अगर वो है तो वो अल्फा ग्लूकोज का है या बीटा ग्लूकोज का है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से ऐसे पॉलीसैकेराइड्स हैं जो ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड हैं या जिनमें ब्रांचिंग होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि इन पांचों एग्जाम्पल में से कितने ऐसे पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं जो ब्रांचिंग कर रहे हैं और कितने हैं जो लीनियर फॉर्म में होते हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिकली इंट्रोड्यूस करा देता हूं आपको। स्टार्च जो है, सबसे पहले याद रखें, जो स्टार्च है उसमें हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। पहली चीज तो ये ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड है और इसमें इस प्रकार से एक लीनियर चेन होती है और बीच बीच में आप देखेंगे इस प्रकार से ब्रांचिंग होती है। पर इसकी जब ब्रांच जो आप देखेंगे वो इस प्रकार से हेलिकल शेप्ड ब्रांचिंग होती है। और इसकी हेलिकल शेप्ड ब्रांचिंग होने की वजह से आप देखेंगे कि स्टार्च को अगर हम मालूम करना चाहते हैं कि किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंस है अथवा नहीं है, तो हम एक टेस्ट लगाते हैं जिसको आयोडीन टेस्ट बोलते हैं। तो जब भी स्टार्च कंटेनिंग सॉल्यूशन में आयोडीन के मॉलिक्यूल्स को ऐड किया जाता है तो स्टार्च बहुत आसानी से आयोडीन के मॉलिक्यूल को अपनी हेलिक्स में क्या कर लेती है, कैप्चर्ड कर लेती है, बाइंड कर लेती है, या हेलिक्स के साथ कह सकते हैं हम कि आयोडीन के मॉलिक्यूल होल्ड हो जाते हैं। और इस आयोडीन के मॉलिक्यूल के हेलिकल स्ट्रक्चर में होल्ड होने की वजह से स्टार्च की रिएक्शन जो है वो आयोडीन से हो सकती है और इस वजह से हमें ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिखाई देता है या ब्लू कलर हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देता है। तो स्टार्च एक ऐसा पॉलीसैकेराइड है जो आयोडीन टेस्ट देता है, यानी कि आयोडीन टेस्ट देने वाला अगर कोई पॉलीसैकेराइड इनमें से है तो वो कौन है, स्टार्च। एक तो आपको ये चीज याद रखना है। स्टार्च ही क्यों देता है, सेल्यूलोज क्यों नहीं देता है, तो आपको उसका आंसर मैं दे रहा हूं, क्योंकि स्टार्च ब्रांच पॉलीसैकेराइड है। सेकंड चीज, इसकी ब्रांच बहुत अनोखी है, ये हेलिकल शेप्ड ब्रांचिंग करता है, इसको सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। और आयोडीन के मॉलिक्यूल इसकी इस हेलिक्स में, हेलिकल पोर्शन में होल्ड हो जाते हैं, इस वजह से वो रिएक्ट कर सकते हैं स्टार्च के साथ और हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्लू कलर अपेयर होता है। द प्रेजेंस ऑफ ब्लू कलर ये आपको इंडिकेट करेगी कि उस सॉल्यूशन में स्टार्च की उपस्थिति है अथवा नहीं है। सेल्यूलोज की हम बात करते हैं। सेल्यूलोज जो है, देखिए स्टार्च कहाँ पाया जाता है, तो ये प्लांट्स में पाया जाता है और प्लांट्स का ये स्टोर्ड पॉलीसैकेराइड है, ये आपको मालूम होना चाहिए। प्लांट्स में स्टोर्ड पॉलीसैकेराइड अगर आपसे कोई पूछे क्या है तो आपका आंसर होगा स्टार्च है। सेल्यूलोज कोई स्टोर्ड पॉलीसैकेराइड नहीं है। पहली चीज तो ये मोस्ट अबंडेंटली फाउंड इन द सेल वॉल और आपको ज्यादातर सेल्यूलोज की प्रेजेंस जो है वो प्लांट्स में देखने को मिलेगी। प्लांट्स में आप जब देखेंगे कि सेल्यूलोज कहाँ प्रेजेंट होता है, तो मैंने आपको बता दिया कि प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। हालांकि सेल वॉल ऑफ प्लांट में सेल्यूलोज के अलावा सेल्यूलोज का एक केमिकल मॉडिफाइड कंपाउंड भी होता है जिसको हम हेमी सेल्यूलोज कहते हैं, पैक्टिन भी होता है, प्रोटीन्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी सेल्यूलोज मोस्ट अबंडेंटली फाउंड इन प्लांट सेल वॉल। आपको बता दूं कि कॉटन का एक पतला सा धागा जब आप लेंगे, आप किसी भी रुई को लेते हैं, कॉटन को लेते हैं और उसका एक पतला सा बारीक सा जब आप रेशा निकालते हैं तो एग्जैक्टली वो रेशा जो है वो प्योरली सेल्यूलोज ही होता है। यानी कि अगर पूरी कॉटन में अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो 90% जो अमाउंट है वो किसका है, सेल्यूलोज का है। तो सेल्यूलोज फाउंड इन सेल वॉल ऑफ प्लांट। एंड अगर हम कॉटन को देखें तो कॉटन का एक बहुत फाइन थ्रेड्स जो है वो प्योरली सेल्यूलोज ही है और सेल्यूलोज एक लीनियर पॉलीसैकेराइड है जो मैं आपको आगे याद कराता हूं। ग्लाइकोजन की हम बात करें तो ये ब्रांच्ड होमोपॉलीमर है, यानी कि ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग होती है जस्ट लाइक स्टार्च, लेकिन ग्लाइकोजन स्टार्च के कंपैरिजन में हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ब्रांचिंग आपको देखने को मिलती है। ग्लाइकोजन हमेशा आपको एनिमल्स में देखने को मिलेगा, एनिमल्स की मसल्स में और लिवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर्ड होता है, इसलिए एनिमल का स्टोरेज पॉलीसैकेराइड हम किसको मानते हैं, ग्लाइकोजन को। और कई बार हम लोग फनी वे में बोल सकते हैं कि ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल स्टार्च है, जैसे कि स्टार्च प्लांट्स में स्टोर्ड पॉलीसैकेराइड है, सिमिलरली ग्लाइकोजन एनिमल का स्टोर्ड पॉलीसैकेराइड्स है। इन्यूलिन की हम बात करें तो इन्यूलिन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से फ्रक्टोज के बहुत सारे मोनोमर्स आपस में जुड़कर इन्यूलिन का फॉर्मेशन करते हैं, ये एक लीनियर फॉर्म में बनता है। एंड एक लौता ऐसा पॉलीसैकेराइड्स इन्यूलिन ही है जो वाटर में अपनी सॉल्युबिलिटी रखता है। आपको बता दूं यहाँ पर जितने भी पॉलीसैकेराइड्स के नाम आप देख रहे हैं वो सभी पॉलीसैकेराइड्स ऐसे हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। मोनोसैकेराइड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं,
आपको बता दूं बाकी सभी डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड अगर मैं बात करूं कि पॉलीसैकेराइड्स, तो सॉल्युबिलिटी इनकी कम होती जाती है। पॉलीसैकेराइड्स प्योरली वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, पूरी तरह से इंसॉल्युबल होते हैं, लेकिन अगर कोई सॉल्युबल फॉर्म में पाए जाने वाला पॉलीसैकेराइड है तो वो है इन्यूलिन। ओनली पॉलीसैकेराइड सॉल्युबल इन वाटर। ये इकलौता ऐसा पॉलीसैकेराइड्स है जो वाटर में सॉल्युबल है। ये आपको यहां पर याद रखना है। अब काइटिन की बात करें तो काइटिन को वैसे तो कहा जाता है सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन बायोस्फीयर। चलो ये बाद में बात करते हैं, फिलहाल हम देखते हैं कि काइटिन है क्या। तो काइटिन केमिकल मॉडिफाइड शुगर है। आपको बता दूं एन एसिटिल ग्लूकोज अमाइन के पॉलीमराइजेशन से काइटिन बनता है, इसको होमोपॉलीमर कंसीडर्ड किया गया है। एंड काइटिन आपको मोस्ट अबंडेंटली देखने को मिल जाएगा एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में। जो आर्थ्रोपोड्स एक फाइलम है एनिमल किंगडम का, मोस्ट अबंडेंट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम जो है वो आर्थ्रोपोड्स है। और उसमें आपको उसकी जो एक्सोस्केलेटन देखने को मिलेगा, उसके ऊपर जो एक लेयर कोटिंग होती है एक्सोस्केलेटन की, वो काइटिन की बनी होती है। इसके बाद काइटिन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो फंगल सेल वॉल ऑल्सो मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है ना। देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन ओरिएंटेड पॉइंट्स पर। हमारे क्वेश्चन ओरिएंटेड पॉइंट्स जो हैं वो बड़े सिंपल हैं। आपसे क्या पूछा जाएगा पॉलीसैकेराइड्स के बारे में, आपसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा पॉलीसैकेराइड ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड है, इनमें से कौन सा पॉलीसैकेराइड लीनियर पॉलीसैकेराइड है। ये पॉलीसैकेराइड एक्स पॉलीसैकेराइड कोई नाम दे देंगे, पूछेंगे ये अल्फा ग्लूकोज से बना है या बीटा ग्लूकोज से बना है। आपको कोई भी पॉलीसैकेराइड का नाम दे देंगे, पूछेंगे इसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी या 1,6 या दोनों। तो वो सब कंसेप्ट्स में यहाँ पर आपके क्लियर करता हूँ। आपको केवल ये 3 चीज़ें याद रखना है। एक UBCI, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ UBCI। तो यहाँ पर मैंने एक फनी सी ट्रिक बना रखी है। UBCI का मतलब आप ले लें यूनाइटेड बैंक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यूनाइटेड बैंक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो UBCI ये मैंने यहां पर एक ट्रिक बना रखी है। और इसके बाद आप बड़े आसानी से BAGS में कोई फुल फॉर्म नहीं याद रखना आपको। BAGS का मतलब BAGS है, मतलब बैग्स। जो हमारे पास हमारे बस्ते होते हैं, बैग होते हैं, उनको हम बैग्स बोल रहे हैं। एंड काइटिन के नाम से ही आप काइटिन की प्रॉपर्टी को जो एग्जाम में पूछी जानी है याद रख सकते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम है नहीं। अब मैं स्टार्ट करता हूं समझाना। आप यूनाइटेड बैंक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में यू से याद रखें अनब्रांच्ड। क्या याद रखें? अनब्रांच्ड। एक चीज, बैंक के बी से आपको क्या याद रखना है? बीटा यूनिट्स, यानी कि जो भी मोनोमेरिक यूनिट्स होंगी ग्लूकोज की या किसी अदर मोनोसैकेराइड की, वो कैसी होंगी? बीटा। कॉरपोरेशन के सी से आप याद रखें यहां पर सेल्यूलोज, और इंडिया के आई से याद रखें आप यहां पर इन्यूलिन। चलो इतना करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर आपको ये कॉम्पेरेटिव बताते हैं कि हमें क्या क्या चीजें इससे इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। बैक्स के बी से आप क्या याद रखें? जैसे कि यू से आप पहला लेटर क्या ले रहे थे? अनब्रांच। तो बी से आप क्या ले लेंगे? ब्रांच। अब बी से बीटा नहीं लेना है, क्योंकि भाई जो भी यूनिट्स हैं वो हम लोग सेकेंड लेटर से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। बी से बीटा हमने लिखा यहां पर, UBCI के बी से क्या लिखा? बीटा। तो यहां पर सेकेंड लेटर ए रिप्रेजेंट किसको करेगा? अल्फा को। जी किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो आप लिख सकते हैं जी का मतलब यहां पर ग्लाइकोजन ले लेते हैं, और एस से तो स्टार्च ले लेते हैं। बहुत इजी है, ठीक है। तो यहां पर भी हमने उसी सीक्वेंस में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशंस निकाल ली। अब हम दोनों चीजों को पहले कंपेयर कर लेते हैं। पहली चीज तो आप ये याद रखें कि अनब्रांच्ड और बीटा यूनिट से मिलकर कौन बनते हैं? सेल्यूलोज और इन्यूलिन। यानी कि सेल्यूलोज और इन्यूलिन की कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये बीटा ग्लूकोज के पॉलीमर हैं। दे आर पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये अनब्रांच्ड होते हैं, यानी कि इनमें ब्रांचिंग नहीं पाई जाती। ये लीनियर स्ट्रक्चर है। अनब्रांच्ड होते हैं यानी कि ये लीनियर है।
अभी अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कंसेप्ट बताया कि अगर कोई भी पॉलीसैकेराइड अनब्रांच है, उसमें ब्रांचिंग नहीं हो रही है, तो उसमें केवल और केवल कौन सा बॉन्ड होगा? 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सेल्यूलोज है और जो इन्यूलिन है वो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड रखता है, लेकिन मैंने पहले बोल दिया कि इन्यूलिन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केस। तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आपको देखने को मिल सकता है। बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किस में? तो ये आपको सेल्यूलोज में देखने को मिल सकता है। लेकिन हम इन्यूलिन की अगर बात करें तो इन्यूलिन 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज रखता है। क्यों? इसको भी आपको याद करना बहुत ईजी होगा। इन्यूलिन में फ्रक्टोज के जो मोनोमर हैं वो 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ रहे हैं। हालांकि क्योंकि यूनिट्स बीटा है तो हम इसको बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कह सकते हैं। तो बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन्यूलिन में क्यों, सेल्यूलोज में 1,4 क्यों? तो इसका सिंपल सा कारण मैं आपको बता देता हूं कि इन्यूलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर है। देखिए मैंने पहले आपको बता दिया। और फ्रक्टोज में सेकेंड नंबर कार्बन जो होता है वो कीटोन ग्रुप रखता है। तो दो फ्रक्टोज के जब मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन होते हैं तो आपको याद रखना है कि एक फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 1 पर जो OH ग्रुप प्रेजेंट है वो पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड बनाने में। तो सेकंड नंबर कार्बन पर जो दूसरे फ्रक्टोज का OH ग्रुप है वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड किन के बीच में बनेगा? फर्स्ट नंबर कार्बन और सेकेंड नंबर कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में। तो अल्टीमेटली आप यहां पर कह सकते हैं कि फ्रक्टोज का पॉलीमर है इन्यूलिन, और उसमें जो बॉन्ड होते हैं वो 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं। हालांकि यूनिट्स जो हैं वो बीटा होती हैं। तो इस कंसेप्ट से आप दो चीजें तो बिल्कुल याद रख सकते हैं कि इन्यूलिन और सेल्यूलोज दोनों क्या हैं? अनब्रांच्ड हैं और दोनों में बीटा यूनिट्स पाई जाती हैं। हालांकि बीटा यूनिट्स ग्लूकोज की सेल्यूलोज में होती हैं और बीटा यूनिट्स फ्रक्टोज की किस में होती हैं? इन्यूलिन में। ये मैंने आपको पहले बताया। अब BAGS ब्रांच्ड अल्फा ग्लाइकोजन स्टार्च, यानी कि ग्लाइकोजन और स्टार्च दोनों ही ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड हैं। एक चीज, दोनों में आप देखें अगर तो ग्लूकोज की अल्फा यूनिट्स होती हैं, दोनों ग्लूकोज के पॉलीमर हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है हमें। और तीसरी चीज हम याद रखें तो क्योंकि ये ब्रांचिंग कर रहे हैं तो इसमें अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों स्टोर्ड पॉलीसैकेराइड है, एक प्लांट्स का एक एनिमल का। दोनों ब्रांच्ड होते हैं, दोनों में अल्फा यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज होती है और दोनों में बॉन्ड दो वैरायटी के होंगे, एक 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और एक 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है ना। अब काइटिन की कहानी क्या है? तो काइटिन में आप देखें CH से आप याद रखें केमिकल मॉडिफाइड शुगर। CH से आप क्या याद रखें? केमिकल मॉडिफाइड शुगर। और आखिरी के N से आपको याद रखना है वो क्या है? केमिकल मॉडिफाइड शुगर जिसका काइटिन पॉलीमर है N एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। तो N एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन करके जो शुगर है केमिकल मॉडिफाइड, उसका पॉलीमर कौन है? काइटिन। तो काइटिन एक पॉलीमर है जो किसका पॉलीमर है? N एसिटिल ग्लूकोज अमाइन का। और काइटिन एक होमोपॉलीमर है। ये चीज आपको बार बार मैं बता रहा हूं कि काइटिन एक कैसा पॉलीमर है? होमोपॉलीमर है। तो ये आप बिल्कुल याद रखें। हालांकि जितने भी पॉलीमर मैंने यहां पर लिए हैं, जितने भी पॉलीमर, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन, काइटिन, सभी पॉलीमर जो हमारे सिलेबस में है वो सभी के सभी होमोपॉलीमर के एग्जाम्पल हैं। होमोपॉलीमर क्या होते हैं? ऐसे पॉलीसैकेराइड्स या पॉलीमर को आप होमोपॉलीमर कहते हैं जिनकी खासियत होती है कि वो एक समान मोनोसैकेराइड इकाइयों के बहुलीकरण से बने होते हैं। पॉलीमर्स जिसको आप होमोपॉलीमर कह रहे हैं उनकी क्या है खासियत? दे मेड अप ऑफ सेम मोनोसैकेराइड्स या मोनोमर यूनिट्स। एक समान मोनोमर यूनिट से मिलकर बनने वाले पॉलीसैकेराइड्स को हम होमोपॉलीमर कह सकते हैं।
ठीक है। इन पॉलीसैकेराइड चेन मैंने अभी अभी बताया आपको कि अभी तक अपन ने देखा कि 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसी होती है। देखो ये लीनियर स्ट्रक्चर चल रहा है, जो लीनियरली ग्लूकोज एक दूसरे से यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं, वहाँ पर बॉन्ड क्या बन रहा है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जहाँ पर ब्रांचिंग हो रही है वहाँ पर बॉन्ड कौन सा बन रहा है, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब क्वेश्चन आएगा कि पॉलीसैकेराइड्स रिड्यूसिंग होते हैं या नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। तो सबसे पहले हम समझें कि कंसेप्ट क्या है। रिड्यूसिंग शुगर आप किन्हें बोलते हैं? तो मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बताता हूं कि आप किसी भी मोनोमर या मोनोसैकेराइड्स को या पॉलीसैकेराइड्स को या ऑलिगोसैकेराइड्स को या डाइसैकेराइड्स को रिड्यूसिंग डिफाइन करने से पहले एक चीज समझ लें कि रिड्यूसिंग शुगर ऐसी शुगर हैं जो Cu2+ को कन्वर्ट कर देती हैं Cu1+ में, यानी कि जो क्यूप्रिक को क्यूप्रस में कन्वर्ट कर दें, ऐसी शुगर को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर मीन्स कि जब हम ऐसी शुगर्स को किसी फेहलिंग सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं, वेनेडिक्ट सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं, ये ऐसे सॉल्यूशन हैं जो क्यूप्रिक आयंस रखते हैं, तो इन शुगर से जब ट्रीट किया जाता है वेनेडिक्ट सॉल्यूशन को या फेहलिंग सॉल्यूशन को जिनमें क्यूप्रिक होता है, तो ये क्यूप्रिक का कन्वर्जन क्यूप्रस में कर देते हैं। अगर कोई शुगर क्यूप्रिक को क्यूप्रस में कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखती है तो आप उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। आपको बता दूं जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं वो सभी रिड्यूसिंग शुगर हैं। कोई भी शुगर रिड्यूसिंग शुगर बन जाएगी, उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होना चाहिए कि उसके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होना जरूरी है। अगर कोई भी शुगर फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप रखती है तो वो रिड्यूसिंग शुगर है। तो आप बोलेंगे सर फ्री एल्डिहाइड फ्री कीटोन का मतलब क्या होगा? तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए आप यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर कार्बन है, यहाँ पर ग्लूकोज के पास क्या होना चाहिए थी, फ्री एल्डिहाइड शुगर, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, लेकिन उसका फ्री एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो फ्री नहीं है क्योंकि वो नेक्स्ट फोर्थ नंबर कार्बन के साथ नेक्स्ट शुगर के ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में बिजी है। सिमिलरली यहाँ पर भी फर्स्ट नंबर कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है क्योंकि वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो आप देखेंगे कि जब भी पॉलीमराइजेशन होता है, जब भी डाइसैकेराइड्स बनते हैं या जब भी ऑलिगोसैकेराइड्स बनते हैं या पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं, तो जनरली ऐसा होता है कि ग्लूकोज जो होता है उसका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। तो कोई अगर एक फ्री शुगर हम ले लें, फॉर एग्जाम्पल ये मैं फ्री एक रिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं अल्फा ग्लूकोज का, ठीक है। ये यहां पर OH एक्सियल डाउन, यहां पर नीचे ही रहेगा OH ग्रुप, यहां ऊपर फिर अगेन नीचे, यहां पर H और यहां पर सिक्स नंबर कार्बन CH2OH के फॉर्म में। तो अगर मैं बोलूं कि ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर प्रेजेंट है तो ये शुगर रिड्यूसिंग होगी, लेकिन जब ये पॉलीमराइजेशन करेगा किसी अनदर शुगर के साथ तो ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप क्या हो जाएगा, बिजी हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि अगर फर्स्ट नंबर कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है तो ये पर्टिकुलर जो शुगर है वो क्यूप्रिक को क्यूप्रस में कन्वर्ट नहीं कर सकती। लेकिन अगर यहां पर फ्री है कार्बन नंबर 1 पर एल्डिहाइड ग्रुप तो डेफिनेटली फिर यहां पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि ऑल मोनोसैकेराइड्स जो है वो रिड्यूसिंग होते हैं, डाइसैकेराइड्स भी ज़्यादातर रिड्यूसिंग होते हैं, पर ऐसे डाइसैकेराइड नॉन रिड्यूसिंग हैं जिनमें कि आप 1,1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देख रहे हैं। 1,1 मतलब कि जो दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं उनका कार्बन नंबर 1 ही पार्टिसिपेट कर रहा है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में, तो दोनों के ही कार्बन नंबर 1 पर एल्डिहाइड ग्रुप हैं और वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में बिजी हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्यूप्रिक को क्यूप्रस में कन्वर्ट वो डाइसैकेराइड नहीं कर पाएगा। और ऐसे डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है सुक्रोज। तो लैक्टोज रिड्यूसिंग है क्योंकि 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। उसके अलावा बात करें हम कि माल्टोज रिड्यूसिंग है क्योंकि उसमें भी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, पर सुक्रोज में आपको देखने मिलेगा 1,1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और इस वजह से जो सुक्रोज में आपको देखने मिलेगा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्योंकि इसमें एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है। सुक्रोज किससे मिलने से बनता है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज के मिलने से बनता है। ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। ग्लूकोज कार्बन नंबर 1 पर एल्डिहाइड रखता है जो बिजी हो गया, और फ्रक्टोज कार्बन नंबर 2 पर कीटोन रखता है, वो भी यहाँ बॉन्ड बनाने बिजी हो गया। तो दोनों ही मोनोसैकेराइड्स के एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप क्या हो गए यहाँ पर बिजी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि सुक्रोज जो है
वो एक नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है। तो जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं वो रिड्यूसिंग है, जितने भी डाइसैकेराइड्स उनमें से मोस्ट ऑफ द डाइसैकेराइड्स रिड्यूसिंग है सुक्रोज को छोड़कर। पर पॉलीसैकेराइड्स की जब हम बात करते हैं तो पॉलीसैकेराइड्स जनरली रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको उनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को यहाँ पर समझना है जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा है, तो आप याद रखें कि इनका जो राइट हैंड होता है वो रिड्यूसिंग एंड होता है, क्योंकि राइट हैंड पर आप देखेंगे जो आखिरी ग्लूकोज की यूनिट होगी, फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोजिन को हम यहाँ पर ले रहे हैं एग्जाम्पल में, तो ग्लाइकोजिन में आखिरी ग्लूकोज की यूनिट जो होगी उसके कार्बन नंबर 1 पर एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होगा, क्योंकि नेक्स्ट कोई ग्लूकोज की यूनिट ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ऐड नहीं हो रही है। तो यहां पर जो राइट हैंड होगा वो रिड्यूसिंग होगा, जबकि जो लेफ्ट हैंड होगा वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इन पॉलीसैकेराइड चेन राइट एंड इज रिड्यूसिंग एंड लेफ्ट एंड ऑफ पॉलीसैकेराइड इज नॉन रिड्यूसिंग एंड। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। नंबर 1 कि सेल्यूलोज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेल्यूलोज जो है वो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है इस दुनिया का। काइटिन जो है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है वर्ल्ड का, क्योंकि सेल्यूलोज प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। बायोमास के तौर पर देखें तो प्लांट बायोमास बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड में, और काइटिन क्योंकि है वो फंगल सेल वॉल में होता है। और दूसरी बात, आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन काइटिन से बना होता है, और आर्थ्रोपोड्स जो है वो 70% कवर करते हैं ऑल एनिमल्स का कहीं ना कहीं, तो इसलिए काइटिन सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द वर्ल्ड। राइबुलोज रुबिस्को की अगर हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं राइबुलोज बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जो कि एक फोटोसिंथेसिस में यूज होने वाला एंजाइम है, ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है बायोस्फीयर में। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स कंसेप्ट को समझें। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी चीज आ सकती है, लिपिड भी, प्रोटीन भी, अमीनो एसिड्स भी, न्यूक्लिक एसिड्स भी, लेकिन प्रोटीन में आप केवल किनको काउंट करेंगे? प्रोटीन को। तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ बायोस्फीयर इज रुबिस्को एंड कोलाजिन। आपको बता दूं कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन बायोस्फीयर का नहीं है, लेकिन एनिमल वर्ल्ड की अगर हम बात करें, जंतु जगत की, तो जंतु जगत में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो है वो कोलाजन है, जो कि आप सभी जानते हैं कि ये इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंसेस है, सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, विच वन इज होमोपॉलीसैकेराइड्स? इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है? तो मैंने आपको पहले भी बताया कि सेल्यूलोज इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, और सेल्यूलोज में ग्लूकोज की कौन सी इकाइयाँ होती हैं? तो आपको पता है कि सेल्यूलोज में ग्लूकोज की जो इकाइयाँ हैं वो बीटा है, क्योंकि मैंने आपको एक निमोनिक्स दिया था UBCI, अनब्रांच्ड बीटा, सी से सेल्यूलोज, आई से इन्यूलिन। उसके बाद स्टार्च, स्टार्च में अल्फा यूनिट्स होती हैं, याद रखें आप, क्योंकि BAGS, एस फॉर स्टार्च, और BA में A फॉर अल्फा यूनिट, और BA में B का मतलब था ब्रांच। तो ये ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड है, इसमें अल्फा यूनिट्स होती हैं, और ये भी ग्लूकोज का पॉलीमर है, यानी अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है। काइटिन, अभी अभी मैंने बताया एन एसिटिल ग्लूकोज अमाइन का ये पॉलीमर है, तो ये भी क्या हुआ? होमोपॉलीमर। तीनों होमोपॉलीमर के एग्जांपल है, तो मैं ऑप्शन क्या चूज करूंगा? डी। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पर? डी। तो स्टूडेंट्स, आज के अपने इस लेक्चर में मैंने आपसे कार्बोहाइड्रेट्स को लेकर डिस्कशन किया। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर नीट एग्जामिनेशन। आप इनको ध्यान से याद रखें, और साथ में मेरे इस लेक्चर को देखने के बाद आप एनसीईआरटी को एक बार रीड करें। आपको एनसीईआरटी रीड करने के बाद ये समझ में आएगा कि जो भी उसमें लिखा हुआ है ऑलमोस्ट वो सभी चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ रही हैं। थैंक यू वेरी मच।